घंटे का दिमाग में रखो कि 1 घंटे की क्लास है, ठीक है, और हमको अपना पूरा फोकस करना है कि जितने क्वेश्चंस हम लेके आए हैं वो कंप्लीट कर लें, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा कवर कर सको और आप जल्दी भी फ्री हो सको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन था आपका होमवर्क में, किस किसका हो गया है? मनीषा का डन, दीपक को तो, दीपक हो गया ना ये क्वेश्चन? यस मैम, ये हो गया। ये हो गया। और किसी की कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सबका हो गया है? दीक्षा, वरुण, साक्षी? मैम कल वाले ना होमवर्क क्वेश्चन मैंने एक्चुअली ट्राई नहीं करे थे, टाइम ही नहीं मिला, तो चलो ठीक है, हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। Pulling force making an angle theta to the horizontal is applied on block of weight W placed on a horizontal table. एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे आपने एक पुलिंग फोर्स लगाया है, मेकिंग एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, मान लो ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक ऑफ वेट W। इसका जो वेट है वो कितना है? W। हाँ जी, किसी ने हैंड रेज किया है? ओके। उसके बाद क्या है? इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज अल्फा देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज अल्फा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज इक्वल टू। देखिए सबसे पहली बात, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताओ? म्यू इज इक्वल टू tan थीटा थीटा अल्फा, ठीक है, ये हमको यूज करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट्स कर लेते हैं। मान लो आपने कोई भी फोर्स लगाया है F, तो इसका कंपोनेंट एक इधर हो जाएगा F cos थीटा, यस मैम, एफ साइन किधर हो जाएगा? F sin थीटा। अच्छा, फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा मैम, आएगा मैम। फ्रिक्शन की भी बात हो रही है, म्यू की बात हो रही है, तो ये आपके पास F हो गया, ठीक है। मैम। एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा, यस मैम, ऊपर की तरफ तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब देखिए ऊपर जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है वो आपके पास नहीं है, ठीक है, जब तक कि मेंशन नहीं किया हो। तो यहाँ से आप लिख सकते हो n प्लस एफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू W, यानी आपके पास n किसके बराबर हो जाएगा? W माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए? क्या करूं इसके बाद में? क्या मूव करने के लिए जो आपका F cos थीटा है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F मैक्सिमम नहीं होना चाहिए? यस मैम, लिमिटिंग फ्रिक्शन से बराबर या उससे बड़ा होता है तो बॉडी मूव करने लग जाती है, ठीक है। सो ये कंडीशन हम यूज करेंगे। F मैक्सिमम की वैल्यू सबको पता है क्या होती है? म्यू इंटू एन, ठीक है। सो यही चीज हम आगे अब इसको खोलेंगे तो क्या बन जाती है? F cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं W माइनस एफ साइन थीटा। अब देखिए आपके एक्सप्रेशंस में थीटा है, अल्फा है, ठीक है, लेकिन म्यू नहीं है, तो म्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा? F cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेंजेंट अल्फा इनटू W माइनस एफ साइन थीटा। अब टेंजेंट भी हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है, चलो है एक जगह पे, ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं या ये इक्वेशन को देखूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? F cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ओपन करके देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास साइन अल्फा बाय कोस अल्फा इंटू W माइनस एफ साइन थीटा। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? cos अल्फा को इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास F cos थीटा cos अल्फा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन अल्फा W माइनस एफ साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। अब सीधा दिमाग में क्या चमकता है ये देखिए, cos थीटा cos अल्फा साइन थीटा साइन अल्फा, ये एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसमें हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बन जाएगा? यहाँ से W साइन अल्फा इज इक्वल टू F कॉमन आ जाएगा और अंदर रहेगा आपके पास cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। आपके पास ये क्या बन जाएगा? W साइन अल्फा, और ये आपके पास क्या था? लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये बनेगा आपके पास cos थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। यानी W किसके बराबर हो रहा है?
cos थीटा लेस देन इक्वल टू cos थीटा माइनस अल्फा बाय साइन अल्फा। किसी से मैच कर रहा है? निकालना क्या था हमको बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। हमें एफ निकालना है ना, तो एफ यहाँ है, यानी एफ आएगा यहाँ पर। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा? डब्ल्यू साइन अल्फा बाय कॉस थीटा माइनस अल्फा। मैम सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। हमें निकालना था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एटलीस्ट इसके बराबर तो होना चाहिए। लेस देन आपके पास फोर्स की वैल्यू जो बन रही है, फोर्स बन रहा है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा बाय कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो इसके बराबर हो जाएगा तो भी बॉडी जस्ट अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन में आ जाएगी। क्लियर है सबको? यस मैम। सभी को? जोश कहाँ है तुम लोगों का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन किसका नहीं हुआ बताओ? हो गया मैम। अंशुआ मैम, मुझे ना आज आई चेकअप के लिए जाना है, कल से बहुत इचिंग हो रहा है। ओके, तो आप मुझे मैसेज कर देना बेटा, मैं आपको ड्राइव लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। ओके, आ जाओ इसके ऊपर। अभी ब्लॉक ए एंड बी शोन इन द फिगर आर कनेक्टेड विद अ बार ऑफ नेग्लिजिबल वेट, ठीक है? ए एंड बी ईच हैज मास 170 kg, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द प्लेन इज 0.2 and between B and the plane is 0.4. What is the total force of friction between the blocks and the plane? तो ये सवाल किस बच्चे का नहीं हुआ वो हैंड रेज कीजिए, तभी तो बताओगी। किसी को डाउट है इसके अंदर? और अगर डाउट नहीं है तो आंसर बताओ क्या है। बताइए मैम इसमें ये जो हमें एंगल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, ये प्लेन और किसके बीच में दे रखा है? ब्लॉक, जहां वो मूव करेगा ना, तो सरफेसेस इन कांटेक्ट है, वहीं तो आएगा म्यू। ओके। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? सबका हो गया? चलिए ठीक है, तो आंसर है आपका ऑप्शन ए 901। फिर भी मैं आपको फटाफट बता रही हूँ, मैं अब सॉल्व नहीं कर रही कि इसको करना कैसे है। सबसे पहले बात, इसका वेट होगा कुछ mg, ठीक है? इसको आप लिख सकते हो mag, और ये हो जाएगा आपके पास mbg, ठीक है? और थीटा आपके पास कितना है? 28 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है। तो यहां से आप कंपोनेंट करेंगे, mag cos 28 आएगा नीचे की तरफ, और आगे की तरफ कितना आएगा? mag sin 28, ठीक है? सिमिलरली आप इसका कंपोनेंट करेंगे, एक आएगा mbg cos 28 और नीचे आएगा mbg sin 28, ठीक है? सो अब उसके बाद टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द प्लेन, ये पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लॉक्स को आगे लेके जाने वाला फोर्स है वो कितना है। तो आपके पास यहाँ जो आगे वाले कंपोनेंट है ना, mag sin थीटा यानी sin 28 प्लस mbg sin 28, ये जब आप सॉल्व करते हैं तो इसका लगभग आपके पास वैल्यू आएगी 1594 न्यूटन। 1594। और मूव करने की कंडीशन क्या है? मूव कर रहा है या नहीं कर रहा, पहले तो यही चेक करते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हम निकाल लेते हैं दोनों ब्लॉक्स का। तो सबसे पहले एफ ए निकालेंगे आप, दैट इज म्यू एन करके निकालेंगे। फिर आप एफ बी निकालेंगे, दैट म्यू एन। तो एन पहले वाले केस में क्या आ जाएगा? mg cos 28, और सेकंड में mbg cos 28। और म्यू की वैल्यू ए के लिए आपको दे रखी है 0.2 और बी के लिए दे रखी है 0.4। वैल्यू पुट करेंगे, टोटल फ्रिक्शन निकाल लेंगे एफ ए प्लस एफ बी, सॉल्व करेंगे, ये आपके पास लगभग आ रहा है 900.66। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था, लिमिटिंग फ्रिक्शन था, उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास जो आगे ले जाने वाला फोर्स है उससे कम है, राइट? तो वो मूव करेगा डेफिनेटली। तो हम वो वाली कंडीशन ले लेते हैं कि इट जस्ट स्टार्टेड इट्स मोशन, तो इतना आपके पास मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा उसके ऊपर। तो ये लगभग आपके पास 901 न्यूटन बन जाता है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आई थिंक ये दीपक का डाउट था। ब्लॉक ए इज प्लेस्ड ऑन ब्लॉक एच बी व्हिच इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस
The wedge has angle of inclination of 53 degree and is imparted a horizontal acceleration g towards right. Block A is given an initial velocity v naught with respect to wedge. Find the coefficient of friction for which block A moves with constant velocity v naught with respect to wedge. आपको क्या निकालना है? म्यू. म्यू निकालना है कि आपके पास ये जो ब्लॉक है वो v नॉट वेलोसिटी से चलता रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे विद रिस्पेक्ट टू वेज. ठीक है. अब देखो, सबसे पहली बात हम कंपोनेंट करके देखेंगे. ठीक है. और यहां पर नीचे वाले वेज को एक एक्सेलरेशन भी दिया गया है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग. इसका मास दे रखे हैं क्या? नहीं दिया. चलिए मान लेते हैं कि आपके पास mg है. ठीक है. और अगर हम इसके कंपोनेंट्स करें तो एक इधर आ जाएगा mg cos 53 डिग्री. यस मैम. और mg sin. और एक आपके पास आगे आएगा mg sin 53 डिग्री. अब हम इसको वेज वाली प्रॉब्लम जिसमें नीचे वेज को कुछ एक्सेलरेशन दिया गया होता है, हम सॉल्व करते हैं सूडो फोर्सेस के कॉन्सेप्ट से. सो अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स लगाऊं तो किधर लगेगा? ऐसे लगेगा. m यस मैम. g, mg ही आएगा क्योंकि a इज इक्वल टू g बोल रखा है. ठीक है. तो अब यहां पर आप इसके भी कंपोनेंट कर सकते हैं. अगर ये देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 53 डिग्री. अगर ये 53 डिग्री है तो ठीक है. तो एक आपके पास क्या आ रहा है ऊपर की तरफ? mg cos 53 डिग्री. और एक आपके पास आएगा mg sin 53. इस डायरेक्ट, यानी इसी में ऐड कर देते हैं mg sin 53 डिग्री, और एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ चलेगा. अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा? मैम नहीं आएगा. सोचो, आपको पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो आएगा. आएगा. फ्रिक्शन आपके पास पीछे की तरफ आएगा. हाँ. तो पीछे की तरफ फोर्स आपके पास जो बन रहा है mg cos 53 डिग्री प्लस मैम. ठीक है. और आगे की तरफ फोर्स बन रहा है mg sin 53 डिग्री. अब एक बात बताइए, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलना है तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज एक्सेलरेशन आ जाएगा. यस मैम. राइट. तो इन दोनों को हमें बराबर करना पड़ेगा. ठीक है. यहां से हम लोग नॉर्मल की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. नॉर्मल की वैल्यू क्या आएगी? n इक्वल्स टू tan अल्फा mg sin 53 डिग्री प्लस mg cos 53 डिग्री. ठीक है. ये वाली वैल्यूज आप पुट करेंगे और म्यू की वैल्यू निकालेंगे. आप जरा सॉल्व करो, जिसको भी डाउट था इस क्वेश्चन में, वैल्यूज पुट करके म्यू की वैल्यू निकालिए बेटा कितनी आ रही है. सभी बच्चे करके मेरा 1/7 आ रहा था. ये ऐसे ही किया है? यस मैम, सेम टू सेम ऐसे किया है. नहीं, 1/7 नहीं आएगा, 1/3 आएगा. 7 आ रहा है. चेक करो दोबारा, एक बार फिर से करके देखो. मे बी आपने sin 53 cos 53 में कुछ गड़बड़ किया. सॉल्व कीजिए. इसको एक तरफ रख लेते हैं. ठीक है. म्यू इंटू एन आपके पास है mg sin 53 डिग्री प्लस mg cos 53 डिग्री, दैट इज इक्वल टू mg sin 53 डिग्री माइनस mg cos 53 डिग्री. तो mg से mg तो सारा ही उड़ गया, दोनों तरफ से उड़ गया ना. तो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? sin 53 माइनस cos 53 बाय sin 53 प्लस cos 53. तो sin 53 कितना होता है? 4/5. 4/5. 4/5. नीचे sin 53 कितना होता है? 4/5 5. प्लस 3/5. 3/5. तो यस, आंसर आपका बन रहा है 1/7. 1/7 तुम्हारा ऑप्शन में ही नहीं है. मैम गलत है फिर ये क्वेश्चन लग रहा है. हाँ जी, लेट मी चेक.
कंपोनेंट्स फर्स्ट, आपके पास म्यू एन भी ठीक है, फिर आपके पास mg cos 53 भी ठीक है, एक कंपोनेंट आपका इधर आया, एक कंपोनेंट नीचे आया। ठीक है, mg sin 53। हाँ, अगर ये देखिए आंसर 1/3 तब आता है जब नॉर्मल रिएक्शन आपके पास सिर्फ हम mg cos 53 लेते हैं, तब आपके पास 1/3 आंसर आएगा। चलिए इसको हम चेक करेंगे। वैसे देखिए मेरे हिसाब से ये ठीक है, 1/7 आंसर आना चाहिए, बट इसको मैं दोबारा से चेक करूंगी। आगे चलें अभी? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आओ। ये क्वेश्चन हो गया सबका? यस मैम। क्या आंसर आया है? √270 270 2700 आया होगा। हाँ मैम वही। ठीक है, तो आपके पास लगभग 51.96 आएगा। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? आगे चले? नो मैम। यस मैम। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आप, इसका ऑप्शन बी आएगा। यस मैम। ठीक है, ये आपको पता है, मान लो ये लेवल्ड रोड है, कोई भी गाड़ी मुड़ रही है, ठीक है, तो एक होता है आपके पास mv²/r और एक आपके पास रहता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो दोनों बराबर होना चाहिए, तभी स्किडिंग नहीं होती है। ठीक है, स्मूथली जो है वो टर्न ले लेगा। और दूसरी बात, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सॉरी जो आपके यस फ्रिक्शन फोर्स जो आ रहा है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर या उससे कम होना चाहिए। बेसिकली क्या है, F जो है दैट इज इक्वल टू mv²/r होना चाहिए। दूसरी बात, जो भी ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी वो किसके बराबर होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू μs × l। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया, इसका मतलब मोशन हो गया। ठीक है, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर रखना है आपको। क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमारे पास वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप टू 14i कैप प्लस 13j कैप प्लस 9k कैप ड्यू टू यूनिफॉर्म फोर्स इफ द डिस्प्लेसमेंट, ये हटाओ, वर्क डन बताना है आपको, इसको हटा दीजिए। वर्क डन विल बी कितना होगा बताइए, सॉल्व कीजिए, आपके पास है 1 मिनट। बाकी मैं इसका आंसर भी चेक कर लेती हूँ। कमेंट कीजिए सभी बच्चे अपना आंसर। मैम मेरा तो जो आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में ही नहीं है? देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है अपना वर्क एनर्जी पावर का। दो बच्चों ने आंसर कर दिया ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 14 माइनस 14 कर देंगे प्लस R2 माइनस R1 वेक्टर करेंगे। यस 13 माइनस 2 j कैप 11 12 9 माइनस ऑफ माइनस 6। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके पास 11 i कैप 12 11 और j कैप प्लस कितना हो जाएगा ये 15। 15। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
एक कांस्टेंट फोर्स आपका लगाया गया है, तो वर्क डन हमें सिंपली पता है कांस्टेंट फोर्स में क्या होता है, एफ डॉट एस। तो एफ आपके पास है 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम लोग 11i कैप प्लस 11j कैप प्लस 15k कैप। बस इसको सॉल्व करना है आपको। दिस इज 44, दिस इज 11 एंड दिस इज 45। ठीक है, ऐड करो, बताओ कितना आ रहा है। 5 4 9 1 10, 4 4 9 10, वो आ रहा ना 100 मैम। हाँ मैम मैंने वो -6 ही ले लिया था, उसमें माइनस ऐड नहीं कर रहा। तो हमेशा इन क्वेश्चंस में यही गड़बड़ होती है, जब भी हम वेक्टर्स से डील करते हैं ना, तो ये कई बार प्लस माइनस गड़बड़ कर देते हैं, और इवन जब आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो उसमें भी एक साइन की गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए जब भी आप वेक्टर्स को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं रफ वर्क क्लीन रखना है, नहीं तो हमें ही समझ में नहीं आएगा हमने क्या सॉल्व कर दिया। मैम क्रॉस में जब हम जाते हैं तो आई लेते हैं, फिर मतलब वो प्रोडक्ट लेने के बाद आई, देन उसका प्लस जे एंड प्लस के होता है। देखो मेरा जो तरीका है मैं वो बताती हूँ। आई रखती हूँ मैं, यहाँ माइनस जे रखती हूँ, इधर के रखती हूँ। सपोज पहला वेक्टर है 3, दूसरा वेक्टर है 2, तीसरा वेक्टर है -6, सॉरी कॉम्पोनेंट, और ये आएगा सपोज कुछ सिंपल ले लेते हैं 1 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आई कैप लिख लो, इसको छुपा देते हैं, तो 2 माइनस ऑफ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 2 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, फिर मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही माइनस जे कैप लगा दिया, माइनस जे कैप, अगेन इसको छुपा देते हैं, देन 3 माइनस ऑफ -6, फिर प्लस के कैप, और के कैप वाली रो और कॉलम को छुपा देते हैं, तो 3 - 2, ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर पहले ही माइनस जे रख लो, फिर गड़बड़ नहीं होती है। मैम आपने 2 - 6 लिया, मतलब वहाँ पे प्लस होना चाहिए ना, आई में तो प्लस करते हैं। नहीं नहीं, आई कैप वाली मैंने रो और कॉलम छुपाया, तो 2 माइनस, पहले 2 × 1 2, फिर इधर आप कर रहे हैं -6 × 1 -6, तो बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो निकालो जरा। 300 जूल ऑफ वर्क इज डन in sliding a 2 kg block up an inclined plane of height 10 meter. Work done against friction is. ये सब आपके नीट में आए हुए सवाल हैं, कीजिए जरा सॉल्व। आज सात्विक नहीं बोल रहा, सॉल्व कर रहे हो बेटा? यस मैम। मैम बी होगा इसका। बी आ रहा है, बताओ भाई बी आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम 100 100 आ रहा है। मैम बी और सी तो सेम ही है। अच्छा 900 कर लो फिर इसको, बताओ अब 100 आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, क्या करा आप लोगों ने बताओ? मैम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तो उसमें हमें वर्क डन दे रखा है, फिर पोटेंशियल एनर्जी mgh और प्लस फ्रिक्शन फोर्स लिया हमने, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी 200 आई और वर्क डन हमें 300 दे रखा। 300 में से 200 माइनस करा तो 100 जूल आ गया। अच्छा, इसमें किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ। कशिश, मनीषा, नेहा, ये सवाल हो गया। सिंपली वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ऑल फोर्सेस में कौन कौन से आते हैं? कंजर्वेटिव होता है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है, सूडो फोर्सेस होता है, सारे आते हैं जितने भी। दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक हमको वैल्यू पता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू -w होता है इन केस ऑफ इफ वर्क डन इज ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, सो यहां से हम WC की वैल्यू पुट कर देते हैं -ΔU। सो आपके पास वर्क डन जो बन गया, एक एक्सटर्नल फोर्स भी, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स भी होता है, तो एक्सटर्नल प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस इंटरनल एक्सटर्नल कुछ भी दे रखा हो वो आप लिखते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा फिर? डेल्टा KE प्लस डेल्टा U। अगर मान लो एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स 0 होता है, तो आपके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। सिंपल। तो यहां से आपको क्या दे रखा था? वर्क डन हमें
दे रखा है। एक्सटर्नल जो हमने काम किया वो है 300, फ्रिक्शन का हमें निकालना था, बाकी और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। और आपके पास आ जाएगा डेल्टा के ई। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास कोई वेलोसिटी का चेंज है, तो हम उसको नेग्लेक्टेड वे में ले सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, तो वो किसके बराबर होगा? आप नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो रेफरेंस लेवल ग्राउंड लेवल ले लो, और आप हाइट 10 मीटर पे लेके जा रहे हो तो वहां से mgh के बराबर हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा, नेगेटिव आएगा ऐसे, ठीक है। तो -100 जूल आएगा, बट माइनस प्लस का कोई इशू नहीं है, 100 जूल हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A particle of mass 0.5 kg is displaced from position R1 to R2 by applying force of magnitude 30 Newton, which is acting along I cap plus J cap plus K cap. The work done by the force is. 1 मिनट लो, सॉल्व करो और कमेंट करो। प्रतीक्षा आपकी पहली क्लास है बेटा? कीजिए जरा सॉल्व फटाफट। बी 30√3 देखते हैं। मैम बी ऑप्शन। 30√3 वेरी गुड। और किसी का आया बी? बी 3 बच्चों का आ गया, सो ऑप्शन बी करेक्ट है। सो सात्विक बताएगा कैसे हुआ। कहाँ गया बताओ बेटा। यस मैम। मैम वैसे सबसे पहले इसमें हमारे पास दो यूनिट वेक्टर्स दिए, एक R1 और एक R2 है, उसको आई कैप के उसके फॉर्म में लिख लिया, फिर R2 माइनस R1 वेक्टर फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें नीचे दिया हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया विच एक्टिंग अलोंग दिस, उसके बाद हमने फोर्स निकाल लिया यहाँ से। यानी आई कैप जे कैप के कैप से आपने क्या किया? डायरेक्शन निकाल ली। 30 Yes, न्यूटन ma'am. मैग्नीट्यूड तो दे दिया, बट एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा यूनिट वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से वो निकाल लिया, उसको सॉल्व कर लिया वो फोर्स के वर्क के फॉर्मूला में डालकर एफ वेक्टर डॉट टीएस वेक्टर में। वेरी गुड। यानी और उसके बाद फॉर्मूला क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस लगा दिया। यस मैम। बस एक ही चीज समझनी थी कि यहाँ से फोर्स कैसे निकलेगा। वो निकलेगा 30 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर निकाल लोगे आप इस वेक्टर से, क्योंकि 30 न्यूटन का फोर्स इसके अलोंग लगा है, तो आपको ये एक वेक्टर दे दिया जिसके अलोंग फोर्स है, आप इसको आर वेक्टर मान सकते हो। फिर एक वेक्टर से उसका डायरेक्शन निकाल सकते हो, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इनटू में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है 30, ये आपके पास फोर्स वेक्टर हो जाएगा। और एस वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे निकलेगा? 4 - 2 आई कैप प्लस 3 - 3 यानी 0 जे कैप प्लस 2 - 1 1 के कैप। सिंपल। फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है तो 30√3 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम 0 0 टू 1 1 along the path x equals to y by a force F equals to x square j cap plus y I cap Newton. The work done by this force will be. Take your time और बताइए कितना आंसर आएगा। मैम ये क्वेश्चन मैंने एक जगह और भी देखा था, मेरा गलत हो गया था। कहाँ देखा था? अब मैं मॉक टेस्ट लगा रही थी ना, उसमें था ये क्वेश्चन। अच्छा अभी देखो, निकालो दोबारा, दोबारा गलत हो रहा है सही हो रहा है। अच्छा सबसे पहले बात बताओ मुझे, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल फोर्स है?
वेरिएबल वेरिएबल है, डिस्प्ले वेरिएबल है। तो आपको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। लिमिट्स आपको पता है 0 से 1। यस मैम। ठीक है, सिंपली आपको fx dx इंटीग्रेशन 0 से 1, fy dy इंटीग्रेशन 0 से 1 करना है। fx क्या होगा, ऐसे ही होता है ना, 2x क्यूब बाय 3, मतलब क्यूब बाय मैम 5/6। 5/6। यस, वेरी गुड बेटा, 5/6। 0 से 1, 0 से 1। अब मुझे यहाँ पर fx की वैल्यू यहां से देखूं तो मैं fx की वैल्यू है आपके पास क्या, y, और यहां से देखेंगे तो fy की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर। बट y विद रिस्पेक्ट टू x और x विद रिस्पेक्ट टू y कैसे इंटीग्रेट होगा, बट उन्होंने कंडीशन दी है x इक्वल्स टू y। इसको आप चेंज कर सकते हैं, y की जगह पर आप पुट कर सकते हैं x, ठीक है, और यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं y स्क्वायर। नाउ यू विल इंटीग्रेट x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा इधर 0 से 1, इधर आपके पास y क्यूब बाय 3 हो जाएगा 0 से 1। सो 1/2 प्लस 1/3 ये हो जाएगा आपके पास 6 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बच जाएगा 5। क्लियर है मैम? Yes. जब इंटीग्रेट मैम एक बार मैम इंटीग्रेट करते हैं तो जैसे कि एक्स स्क्वायर दे रखा है तो ये 2 आगे नहीं आता, नीचे चले जाता है। पावर बढ़ाते हैं और न्यू पावर से डिवाइड करते हैं। ओके मैम। वो डिफरेंशिएशन होता है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगी तो 2 आगे आ जाता है और एक पावर कम हो जाती है। यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैम ये ऊपर वाला स्टेप बता दो आप, एफएक्स इंटीग्रेशन क्या बताऊं बेटा, मैम ये जो ऊपर पहला वाला। step। हाँ देखो, सबसे पहली बात, हमारे पास यहाँ पर फोर्स ना वेरिएबल है। अगर वेरिएबल नहीं होता सिंपली डॉट प्रोडक्ट ले लेते। अब यहाँ पर ये एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मुझे एक्स के अलोंग वर्क अलग निकालना है, वाई के अलोंग अलग निकालना है, फिर दोनों को ऐड कर दूंगी, टोटल वर्क डन आ जाएगा, क्योंकि वर्क आपके पास स्केलर होता है, आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास एफ डॉट डी आर है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन। अब मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, सो ये जो एफ वेक्टर है इसको मैं लिख सकती हूँ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर को आप लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और इंटीग्रेशन आपके पास R1 से R2 जो भी आपके पास, जैसे 0 0 से 1 1 जा रहा है। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। एक्स में कहां से कहां जा रहा है, 0 से 1। फिर आपके पास क्या आएगा, एफ वाई डी वाई 0 से 1। फिर आएगा आपके पास एफ जेड डी जेड 0 से 1। जो भी आप, अब जैसे 0 से 1 यहाँ पर 0 से 1 है, अदरवाइज जो भी पॉइंट गिवन होता है उससे आप इंटीग्रेट करते हैं। ये आपके पास नेट वर्क डन यानी टोटल वर्क डन आ गया। यानी कि जब भी वेरिएबल फोर्स गिवन हो ना, पहले आप एक्स में निकाल लो वर्क डन कितना है, वाई में निकाल लो, जेड में निकाल लो, सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो मैम आपने एफ एक्स डी एक्स को फिर वाई क्यों बोला, उससे हम एक्स नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू ना इस इक्वेशन के अंदर, एफ एक्स क्या होता है जो आई कैप के साथ है, वो क्या है आपके पास वाई है। ठीक है, ओके मैम। एफ एक्स को वाई पुट करोगे, लेकिन वाई को डीएक्स के साथ इंटीग्रेट कैसे करोगे, बट हमें पता है एक्स इक्वल्स टू वाई है, हमारे जो इक्वेशन है, जो हमारा कर्व बन रहा होगा उसमें एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो मैंने इस वाई को एक्स पुट कर दिया, अब वो एक्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। सिमिलरली एफ वाई आपके पास एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर एक्स की जगह वाई पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। A force F acting on the particle varies with the position x as shown in the graph. Find the work done by the force in displacing the particle from x equals to minus a to x equals to plus 2a. कैसे करेंगे? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, इसका एरिया मुझे क्या देगा, वर्क डन। वर्क डन। यस, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपके पास जो एरिया होगा वो क्या देगा, वर्क डन। ठीक है, अब एरिया कैसे निकाले ये तो समझ में आता है, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, इधर वाला कैसे निकालोगे, कौन सा वाला लूं, ये वाला लूं कि ये वाला लूं, ए मैम ए वाला लेंगे। ये वाला लेना होता है। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ कर्व एनक्लोज कर रहा है ना एरिया, वो लेना होता है। ठीक है, और ये नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। सो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो कितना आ रहा है, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, ए, और हाइट कितनी है, बी।
इसका एरिया निकालो तो हाफ इंटू बेस है 2a और हाइट कितनी है 2b, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2ab और इधर आपके पास कितना है हाफ ab, सो 2ab माइनस, और ये आप किस में पुट करेंगे नेगेटिव में, ठीक है, तो माइनस हाफ ab, सो ये कितना हो जाएगा 3ab बाय 2, ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, या फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है मैम दोनों कर्व लेंगे हम एक्स एक्सिस के साथ वाला। जी बिल्कुल, आप एक तो ये वाला लेंगे, ये वाला लेंगे और एक ये वाला लेंगे, ओके मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, कीजिए जरा ट्राई, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 1 मिनट। Two similar springs P and Q having spring constant Kp and Kq. पहले ही दे दिया है कि Kp is greater than Kq. दो केसेस दिए, केस नंबर 1 जब सेम अमाउंट से स्ट्रेच होगा, सेम अमाउंट मतलब x, ठीक है, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करते हैं दैट इज x, सेम अमाउंट से स्ट्रेच किया गया है। केस नंबर बी क्या है, सेम फोर्स से स्ट्रेच किया गया है, तो WP और WQ में आपको रिलेशनशिप निकालना है दोनों केसेस के अंदर, ये क्वेश्चन है। सेम ही होगा सी, ओके लेट्स सी, दोबारा देखो एक बार चेक करो, मैम डी ऑप्शन, यस डी आपका आंसर करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल बात है कि वर्क जो है जब आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो किसके बराबर होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन इज स्टोर्ड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंप्रेस्ड या स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, वही वर्क के बराबर है। तो यहां से पहला अगर हम केस देखें, केस नंबर 1, तो आपके पास एक WP आ रहा है दैट इज इक्वल टू हाफ KP x स्क्वायर, एक आपके पास WQ आ रहा है हाफ KQ x स्क्वायर, क्योंकि सेम अमाउंट से एक्सटेंड किया गया है। अब सिंपली आपका KP और KQ में रिलेशनशिप देख लो, WP WQ में आ जाएगा, एंड KP इज ग्रेटर देन KQ, यानी WP इज ग्रेटर देन WQ। सेकेंड केस में क्या बोला गया कि सेम फोर्स है, सेम फोर्स, फोर्स क्या होता है आपके पास Kx होता है, यस मैम, ठीक है, और वर्क के साथ रिलेशनशिप निकालना है तो हाफ KX स्क्वायर, तो यहां से x की वैल्यू निकाल के पुट कर दो F बाई K, तो हो जाएगा 1/2 K F स्क्वायर बाई K स्क्वायर, K से K कैंसिल, सो F स्क्वायर बाई 2K, यानी वर्क का रिलेशनशिप अब F और K में कन्वर्ट कर दिया। फोर्स तो दोनों ही केसेस में सेम रखा है, यानी कि W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो गया। अब देखिए KP इज ग्रेटर देन KQ, तो जिसका K बड़ा होगा उसका वर्क कम हो जाएगा ना, इनवर्स यस मैम, WP इज लेस देन WQ हो जाएगा केस नंबर सेकंड में, क्योंकि वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K आया है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If the kinetic energy of the body is increased by 300%, its momentum will increase by, सॉल्व कीजिए। यस साक्षी, मैम 100%। ओके, दो आंसर्स का और वेट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप होता है? K is equal to P square by 2m। Q square by 2m। P स्क्वायर बाय 2m।
तो पहले केस में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। पहले के थी, उसमें आप 300% ऑफ के इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास एक किसके बराबर हो रही है, 4k के बराबर हो रही है, राइट। तो सेकेंड केस में 4k आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, तो मोमेंटम हमें निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहां से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 1/4 इज इक्वल टू 1/4 ठीक है। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे p डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 4p स्क्वायर, सो p डैश किसके बराबर हो गया, 2p। 2p के। ठीक है। अब देखिए जो नया मोमेंटम है वो किसके बराबर है, p प्लस 100% ऑफ p। अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे 100% ऑफ p कितना हो जाएगा, p ही तो होगा, प्लस में p, यानी किसके बराबर हो रहा है, 2p, यानी 100% ऑफ p आंसर हो गया। आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100%। दोनों ही केसेस में पहले आप यहाँ से p निकाल लो, सेकंड में p डैश निकाल लो, डिफरेंस करो और इनिशियल मोमेंटम से डिवाइड करो, तो आपके पास सीधा परसेंट में आंसर आ जाएगा 100%। क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चले। मैम अगर यहाँ इंक्रीज बाय की जगह इंक्रीज टू 300% होता तो 2 में सिर्फ आपका फिर आता 3k। ठीक है, ऐसे बोला ना, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड टू 300%, यानी कि जो नई काइनेटिक एनर्जी वो 3k हो जाती, बट इंक्रीज्ड बाय 300% है, यानी पहले वाली में 300% ऑफ के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। A spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash. तो रेशियो निकालना है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आप गलती कर देते हैं कई बार। 1 मिनट लो और सॉल्व करो। रिलेशनशिप पता है इनके बीच में? आप एक स्प्रिंग को अगर काट देते हैं तो नया के क्या हो जाता है? यस साक्षी? मैम डी आ रहा है मेरा तो। ओके, एक आंसर हमारे पास आ गया डी। लेट्स वेट फॉर 2 मोर आंसर्स। मेरा सी आ रहा है। ओके, एक आंसर आया सी। एक और बताइए। मैम डी। डी, दो आंसर्स आए हैं, ऑप्शन डी और एक आया सी। चलो एक और निकालो। मैम इसका सीरीज और पैरेलल तो रेजिस्टेंस की तरह ही होता है ना, सेम? हाँ सेम, ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, अब सी जिसका भी आया है चेक करो। सबसे पहली बात, मान लो एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के है, सपोज लेंथ एल है। अगर आप इस स्प्रिंग को आधा कर देते हैं, यानी 1/2 टाइम्स अगर आपने कर दिया, तो आपके पास नया स्प्रिंग कांस्टेंट ट्वाइस हो जाता है। मान लो आप L/3 कर देते तो 3k हो जाता, L/4 कर देते तो 4k हो जाता, यानी कि आपके पास जो k और L का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है, राइट? यस मैम। यस मैम। अब देखिए आपको क्या दे रखा है, यानी इससे यहां से आप एक चीज निकाल सकते हैं, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो k1 is 2, k2 is 2, k3 अगर मैं लिखूं दैट इज इक्वल टू 1/L1 is to 1/L2 is to 1/L3, यानी आपके पास 1/2 is to 1/1 is to 1/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, फ्रैक्शन रिमूव कर देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम 6 आएगा तो ये बनेगा 6 is to यस मैम। 3 is to 2। तो दिस इज k1 is to k2 is to k3।
ठीक है, ये Yes, रेशियो आ गया आपके पास। अब आपने क्या किया है, तीनों को पहले कनेक्ट कर दिया सीरीज में, फिर आपने कनेक्ट करा है पैरेलल में। देखिए सीरीज में अगर आप कनेक्ट कर देते हैं सारे पीसेस को, तो डेफिनेटली जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, जिसको ये के डैश बोल रहे हैं, वो के बराबर ही हो जाएगा। आप सॉल्व भी करके देख सकते हो, 1 बाय के डैश इक्वल्स टू 1 बाय के1 प्लस 1 बाय के2 प्लस 1 बाय के3। यहाँ पे के1 के2 के3 की वैल्यू यस मैम। 2 पुट करो, एलसीएम लो, सॉल्व करोगे, के डैश इक्वल्स टू के ही निकलेगा। जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो सारे ऐड हो जाते हैं। तो उस केस में आपके पास 6 प्लस 3 प्लस 2 11 के। यस, के डबल डैश जो हो जाएगा वो 11 के हो जाएगा। अब इनका रेशियो पूछा था तो 1 बाय 11 हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। मैम मैंने अलग तरीके से करा लेकिन आंसर सेम आ रहा है। कैसे किया बताओ? मैम इसमें लेंथ के साथ इन्वर्सली होगा ना के की वैल्यू, तो फिर मैंने जो के माने हैं उनका रेशियो ऐसे कर दिया, के रेशियो के/2 रेशियो के/3। ओके, तो मतलब के1 के2 जो के3 है और उनका रेशियो ऐसे आ गया। फिर करने के बाद इनको पैरेलल और सीरीज में करके सॉल्व कर दिया। तो जो पैरेलल में आ रहा है मेरा 11 के/6 आ रहा है और सीरीज में के/6 आ रहा है। 11 के/6 और सीरीज में के/6। ठीक है, आंसर मैच कर गया। यस मैम। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 2-3 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे मैंने ऐसे किया है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जैसे आपके पास जो लेंथ रेशियो है 1:2:3 है, सो आप एक, जैसे टोटल इसको मान लेते हैं कितना हो गया 6। ठीक है, तो पहला जो है 1/6 पार्ट हो रहा है, तो पहला जो के बन जाता है वो कितना हो गया 6 के हो गया। और सेकंड वाला 2 गुना आपने क्या कर दिया है उसको, मतलब जैसे मान लो लेंथ जो थी उसमें आपने 2 का कट किया है, तो आपके पास ये कितने से बढ़ जाएगा 3 के। और फिर आपके पास आपने लेंथ को कितने पे किया है, जैसे ये क्या है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट के इज कट इनटू लेंथ, लेंथ रेशियो है, तो थर्ड पार्ट 6 का 1/6 का थर्ड पार्ट किया आपने, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2K। ठीक है, ऐसे भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे करो। ठीक है, यस मैम। सिंपल यहाँ से ऐसे देखो, सिंपल 1 इसका टोटल ले लो 6, 1/6 हो जाएगा, सेकंड में 2/6 हो जाएगा और थर्ड में 3/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 1/6 बना, ये 1/3 बना, ये 1/2 बना, यानी 1/6 गुना आपने कम कर दिया तो 6 टाइम्स बढ़ जाता है। 1/3 आपने कम किया तो आपने 3 गुना उसको बढ़ा देना है। 1/2 कम किया तो 2 गुना बढ़ा देना है। तो तीनों आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट्स आ जाएंगे एंड सिंपली आप उसको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। Elastic potential energy of stretched spring is given by E is equal to 50x square, where x is the elongation of the spring in meter and E is in joule. Then the force constant of the spring is. दीपक, जिसने भी अभी दूसरे तरीके से सॉल्व किया था, एक बार मुझे सॉल्यूशन भी भेज देना अपना। ओके मैम। ठीक है, एक बार मैं चेक करूंगी दोबारा। हाँ जी, ये तो देखते ही हो जाना चाहिए था। 100 आ रहा है। कितना आ रहा है? यस 100। 100। सिंपल, आपको क्या करना था, 50x स्क्वायर को हाफ के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करना है, तो जो के की वैल्यू आएगी ऐसा यूनिट में आएगी, न्यूटन मीटर इनवर्स। मैम आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे लगाया। मैम ये होगा ना न्यूटन मीटर। यस यस यस, ये फर्स्ट होगा। ठीक है, यूनिट आप इससे भी चेक कर सकते हैं, एफ होता है के एक्स, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन बाय मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर इनवर्स। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। Mass of simple pendulum bob is 100 gram. Length of the pendulum is 1 meter. The bob is drawn aside from the equilibrium position so that spring makes an angle of 60 degree. Sorry, string makes an angle of 60 degree with the vertical and let go. Kinetic energy of the bob while crossing the equilibrium position is. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं कई बार। जैसे मान लो ये आपके पास एक बॉब पेंडुलम और ये आप यहाँ लेके गए
60 डिग्री पे और फिर यहां से लीव कर दिया आपने, तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को पास करेगा तो उसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, ये क्वेश्चन है। मैम जो यहाँ पे हम जैसे हम सिंपल पेंडुलम को लेके जाएंगे किसी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, तो जब वो जो डिस्टेंस कवर करेगा कुछ हाइट भी तो कवर करेगा, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी ना। यस, यही कॉन्सेप्ट है। अब आंसर निकालो कितना है। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है वो हाइट के लिए, उसी को आपने काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना है, वहां से आपके पास स्पीड आएगी। इस पे जी की वैल्यू का यूज करनी है। आप कोई भी कर लो, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। जैसे 10 से सॉल्व कर लो, ठीक है, तो वो राउंड ऑफ हो जाता है फिर आपको 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, आपकी 31 से लेकर के 4 तक 4 अप्रैल तक क्लास नहीं होगी किसी भी सब्जेक्ट की, तो मैम क्योंकि हमारी ट्रेनिंग है बेटा, हम बाहर जा रहे हैं, तो मैम आप लोगों के लिए 0.5 कुछ असाइनमेंट्स दे जाएंगे, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा तब तक के लिए। मैम आंसर वैसे 0.50 आ रहा है, तो यहाँ पे 0.49 है, तो वो हो जाएगा। यस बिल्कुल 0.49। तो देखिए क्या है, ये लेंथ एल है ना, और ये लेंथ भी एल ही होगी। तो अगर मैं कंपोनेंट लूं इस लेंथ के, ये कितना हो जाएगा, एल कॉस 60 डिग्री। एल साइन 60 होगा ना। ये आपने इस लेंथ का कंपोनेंट लेना है, तो ये दूसरे कलर से दिखाती हूँ मैं। ये इतनी लेंथ जो होगी ये कितनी हो जाएगी एल का कंपोनेंट की वजह से, एल cos 60, और यहाँ आप एक कंपोनेंट लेंगे एल साइन 60। यहाँ पर आप उसी को दिखा सकते हैं एल साइन 60। यस मैम। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या कि ये हाइट कितनी है, तो टोटल ये हाइट जो ऊपर गया है ये पूरी तो एल थी, एल में से अगर मैं एल cos 60 माइनस कर दूं तो क्या ये हाइट नहीं आ जाएगी इतनी पार्ट जो। यस मैम आ जाएगी। ठीक है, सिंपल यही करना था आपको। हाइट आ गई, इसको mg से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कंपेयर कर दो हाफ एम वी स्क्वायर से। सो m से m कैंसिल हो गया, और l cos 60 होता है 1/2, तो ये l/2 बच जाएगा, जी l/2, दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो यहाँ से m तो कट गया ना मैम। हाँ m कट गया, बिल्कुल m नहीं आएगा। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एल, यानी ये आपके पास आ जाएगा, g होगा 10 ले लेते हैं, l की वैल्यू कितनी है 1। क्या गड़बड़ करी है हम लोगों ने, मास तो दे ही रखा है, मास तो दिया ही हुआ है, मास तो दिया है मैम, उसे कैसे काट सकते हैं। मास दिया हुआ है, एनर्जी निकालनी है ना, वेलोसिटी। मैम हमें काइनेटिक एनर्जी हाँ, निकालनी है, मास अपनी नहीं वेलोसिटी काटना का है, बना लिया। ठीक है ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो इसको सिंपल ऐसे ही रख लो, के पुट कर दो। यस मैम। ये हो जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू, मास है आपके पास 100/1000, g10 ले लो, ये कितना आ रहा था आपके पास 1/2 आ जाएगा ना, 1/2। तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, अभी भी आंसर नहीं आया। 20/1 आ तो गया मैम 20/1 0.5 0.5 आ रहा है। 0.49 मतलब अगर 9.8 लेके सॉल्व करते तो ये आंसर आ जाता, मैंने इसका रूट कर दिया था तभी। वही जो मैंने किया था। यस मैम अभी ना JEE 2024 में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था। हाँ ये मैं बता रही हूँ, इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, SHM में भी इसके सवाल बनते हैं अच्छे। मैम ये 27th वाली शिफ्ट में आया था जेई में इवनिंग में ना।
हाँ, उसमें मैंने बस अगर आपने solve परसेंटेज किया दे रखा था। यस मैम, आपने सॉल्व किया पेपर? मैंने हाँ, दिया था सारे शिफ्ट के करे थे। आपके पास पीसीएम भी है बेटा सात्विक? मैम, मेरे पास मैथ्स भी है साथ में ऑप्शनल। अच्छा अच्छा, मैम अब नहीं है, मैम अब नहीं है, मैथ्स गया। गया। हाँ मैम 12th आ जाओ। Two stones of masses m and 2m are projected vertically upward so as to reach the same height. The ratio of kinetic energy of their projection is. देखते ही होने वाला सवाल है ये। यस बोलिए। मैम 2:1। यस 2:1। 2:1। सिंपल, आपको क्या देखना है, दो बॉल्स को आपने फेंका है, एक मास m की है, एक 2m की है, सेम हाइट पे जा रही है। तो अगर मैं देखूं v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh, 2G। ठीक है। सो यहां से अगर आप देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही है। तो यहाँ पर अगर सेम हाइट जा रही है यानी इनिशियल वेलोसिटी भी सेम होगी, ठीक है। सो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का आपको रेशियो लेना था A/B, जो भी आपके पास मासेस है, तो सीधा मास पे डिपेंड कर रहे हैं। तो एक आपके पास पहला आपके पास क्या है, M है ना मैम पहला तो, और फिर 2M है। तो रेशियो आपका 1:2 बनना चाहिए। वही तो मैम 1:2 आएगा। 1:2 आएगा। क्लियर है? नहीं मैम, ये ना PYQ का क्वेश्चन है, इसका आंसर 2:1 ही था। नहीं, तुम देखो यहाँ से, एक को आपने प्रोजेक्ट किया, मास m, मैम उसमें ना ऐसे दे रखा था कि इसका मोमेंटम कंजर्व है, तो जो इक्वेशन थी ना k = p²/2m, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के, तो उसके बेसिस पे इन्होंने रेशियो 2:1 दे रखा था। वहाँ मोमेंटम की बात हुई है ना, यहाँ तो नहीं दे रखा ना ऐसा कुछ। नहीं, मोमेंटम अगर आप बात करते हो, मोमेंटम होता है आपके पास मास इनटू वेलोसिटी, यही Yes, होता है। अगर इस केस में देखें, मोमेंटम तो सेम आएगा ही नहीं दोनों का, क्योंकि मासेस डिफरेंट है, इनिशियल स्पीड जरूर सेम है, क्वेश्चन कुछ डिफरेंट होगा फिर। यस मैम, वो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन का उसका मास दिया होगा, ऐसे कुछ होगा। इनवर्स का होगा ना वो। मैम मैं एक बार दोबारा देख लूंगी। हाँ देखो, ये तो सिंपल है, ये m है, ये 2m है, ये बोल रहे हैं कि सेम हाइट तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। आपको पता है जैसे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पर जाके फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है। और इक्वेशन होती है v² = u² + 2as, जो आपके पास है। अगर इनिशियल वेलोसिटी जैसे अगर हाइट सेम है और फाइनली टॉप पे वेलोसिटी 0 आ रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी सेम ही होगी अगर आप इक्वेशन से देखोगे दोनों केसेस में। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ देयर प्रोजेक्शन पूछा गया है। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती जाएगी, धीरे 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 पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, बट इनिशियली जब वो प्रोजेक्ट हुई है तो उस केस में तो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो आपको सिंपली रेशियो ऑफ मासेस लेना था m/2m, तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A block of mass m moving on the frictionless horizontal surface collides with the spring constant k and compresses it by length L. The maximum momentum of the block after the collision is. एक मिनट लीजिए, क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है, मास m, मूविंग ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इधर बनाते हैं, ये मूव कर रहा है, एंड फाइनली एक स्प्रिंग से टकराता है और उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेशन स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k दे रखा है और कंप्रेशन भी दे रखा है कि कितना हो रहा है, L। तो मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन इज, अब जैसे ही आपके पास वो धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास वो छूटेगा, मोमेंटम आपको निकालना है कि मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा। धीरे जैसे ही वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी, तो जब तक वो पूरा खुलेगा, रिलैक्स होगा सारा का सारा स्प्रिंग, धीरे 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 ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ रही होती है, राइट। यानी कि आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की है वो क्या आपके पास, सी ऑप्शन, हाफ kx²। यस, हाफ kx² आएगा। ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, यस और नो। यस मैम। फ्रिक्शन वगैरह का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। अब सारी कन्वर्ट हो रही है, तो जो हमें v मिलेगा वो v मैक्सिमम मिलेगा, और v मैक्सिमम से हमें मोमेंटम मैक्सिमम मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है, सिंपली आपको ये करना था।
अब काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होती है? पी स्क्वायर बाई 2m के बराबर होती है, हाफ के एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। 2 से 2 कैंसिल हो गए। आपको मोमेंटम निकालना है, तो ये आपके पास क्या आएगा? एम के एल स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज एल अंडर रूट एम के। क्लियर है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे बेटा, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। मैम बी है इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, मैच करेंगे। यस, अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, बी। हाँ मैम। गुड। फिर जिसने भी नहीं ट्राई किया हुआ ये आप खुद ट्राई करेंगे। इसमें सर्कुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, लगाइए, क्योंकि हम ऑलरेडी मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस पे आ जाओ। A block of mass m moving with velocity v0 on a smooth horizontal surface hits the spring of constant k as shown. The maximum compression in spring is. सिंपल है ये तो, स्मूथ सरफेस है। सिंपली आपको क्या करना है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय हाफ 2m। स्क्वायर। ठीक है, निकालना क्या? मैक्सिमम कंप्रेशन, तो ये तो गया। सो एम वी नॉट बाई के रूट में आएगा ऑप्शन बी। हमें एज शोन कहाँ पे? शोन कहाँ लिखा है? शोन, अच्छा एज शोन। अभी आप इसको इमेजिन कर सकते हो, ब्लॉक ऑफ मास एम, ये एक वी नॉट से मूव कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। मैं फिर तो बी ऑप्शन आ जाएगी। यस, ये एक स्प्रिंग को हिट करता है, सिंपल। ठीक है, तो बी ऑप्शन आएगा। मैम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है अंडर रूट एम बाई के। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे आओ। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। Elastic spring is compressed between two blocks of masses 1 kg and 2 kg resting on smooth horizontal table as shown. If the spring has 12 joule of energy and suddenly released, the velocity with which the larger block of 2 kg moves will be. ये आप सभी बच्चे अभी ट्राई करेंगे क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन होते हैं ये। यस, बोलिए बेटा। मैम 2 मीटर पर सेकंड। 2 meter. Let's wait for 2 more answers. मैम 2 मीटर पर सेकंड। Okay, one more. Third position. 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी मनीषा बताएंगी कैसे करना है इसको। मैम मैंने तो इसको ऐसे किया, पहले E1 की एनर्जी निकाली हाफ एम वी स्क्वायर करके, और फिर E2 की निकाल ली एंड दोनों को माइनस कर दिया। माइनस कर दिया? यस मैम। ओके, सात्विक। मैम कंजर्वेशन लॉ यूज किया इसमें। यस, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यस यहाँ मैम। पर m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 वाला। हाँ जी, आपने इनको दबा रखा है, मतलब स्प्रिंग को दबा रखा है। ठीक है, स्मूथ सरफेस है। अब देखिए, जब वो चलेंगे, खुलेगा, जब स्प्रिंग खुलेगा, तो जो फोर्सेस पिक्चर में आ रहे हैं वो कौन से फोर्सेस हैं? जो ये रिस्टोरिंग फोर्स था, जो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स था, पूरे स्प्रिंग के अंदर सेम होता है। आप किधर से ही देख लो, अगर आप बी के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे इधर डायरेक्शन में, ए के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे इधर डायरेक्शन में है, तो वो इंटरनल फोर्सेस की तरह काम करते हैं। तो सिस्टम की अगर बात करें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो मोमेंटम कंजर्व हो गया। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आएगा? एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी। ठीक है, एम ए आपको 1 दे रखा है, ठीक है, वी ए को वी ए रख देते हैं, एम बी आपको 2 दे रखा है, वी बी रख देते हैं। सो आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया, वी ए इज इक्वल टू 2 पी बी। अब दूसरी बात क्या है कि इन्होंने एक और डेटा दे रखा है कि 12 जूल एनर्जी है स्प्रिंग के पास। वो किस वजह से है? क्योंकि वो कंप्रेस्ड है, वो पोटेंशियल एनर्जी है वहां पे। तो जो आपके पास टोटल 12 जूल है, जब वो ओपन होना शुरू होगा, ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी जो इसकी बनेगी
और जो काइनेटिक एनर्जी इसकी बनेगी इनके सम के बराबर होगा, यानी Yes. हाफ ma/va² प्लस हाफ mb/vb²। ठीक है, सो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, ma और सॉरी यहाँ पे आएगा mb, ma और mb तो आपको दे रखा है 1, और va को आप va ही पुट कर, अभी जैसे मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 2 kg का, यानी v भी निकालना है, तो va की वैल्यू पुट कर दीजिए 2vb। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल बच जाएगा, ये आएगा 2 और ये हो गया vb²। ये किसके बराबर है, 12 के बराबर। इसको सॉल्व करेंगे, vb की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 मीटर। 2 मीटर। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ 2 मीटर इज केप्ट ऑन अ टेबल सच दैट लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल। क्या बोला कि टेबल पे रखी है चेन, और जो हैंग कर रही है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर यानी 0.6 मीटर, और ये टोटल कितनी है, टोटल 2 मीटर दे रखे, तो ऊपर कितनी है टेबल के, 2 मीटर। 2 माइनस 0.6, 2 माइनस 0.6, तो ये 1.4 हो जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि जो टोटल मास है चेन का, यानी जो एल लेंथ है, यानी 2 मीटर का जो मास है वो कितना है, 4 kg। 1 मीटर का मास कितना हो जाएगा, 4/2 यानी 2 kg पर मीटर। What is the work done in pulling the entire chain on the table? आपको चेन को टेबल पे लेके जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये निकालना। ट्राई कीजिए जरा, बताइए क्या आंसर आएगा। 3.6 जूल। 3.6 जूल आएगा। Yes. Let's wait for 2 more reply. अच्छा, जो हैंगिंग पार्ट है चेन का उसका मास निकल जाएगा। अगर पर मीटर आपको पता है तो 0.6 मीटर के लिए कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 1.2। 1.2। यही आएगा। Yes. अब देखिए यहां पर हम क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, वर्क ड्यू टू एक्सटर्नल। 3.6। यस, 3.6 इज द राइट आंसर, वेरी गुड साक्षी और सात्विक, 3.6। अब देखो, वर्क एक्सटर्नल प्लस वर्क फ्रिक्शन प्लस वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही 3 फोर्सेस होते हैं, अगर कोई और फोर्स आपको दिखता है तो वो भी आएगा यहाँ पे। अब फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया है, कुछ बोला गया है कि नहीं, कुछ फ्रिक्शन का जिक्र ही नहीं है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं दे रखा, तो इसको मान लेते हैं 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हम मान लेते हैं 0, क्योंकि उसको नहीं बोला गया है कि कितना स्पीड पहले था, बाद में आप स्लोली 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 उस चेन को ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, फाइनली वो टेबल के ऊपर आ जाएगी, तो ग्रेजुअली आप उसको लेके जाएंगे तो डेल्टा के ही 0 हो जाएगा। सो वर्क एक्सटर्नल जो आपको करना पड़ेगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और ये किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूरी चेन का देखेंगे, ये अब इस टेबल पे लाई कर रही है, इसी को रेफरेंस मान लेते हैं हम लोग। टेबल चेन वाली जो प्रॉब्लम है उसमें रेफरेंस हम ये टेबल को मान लेते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, तो अगर इतना पार्ट 1.4 मीटर की बात करो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। ठीक है, और नीचे जो हैंग कर रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इसके मिड पॉइंट के ऊपर सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा जो कि 1.2 kg है, और ये कितना हाइट नीचे है, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास यानी 1.2 इंटू जी यानी 10 इंटू एच यानी 0.3। मैम हाइट कहाँ दे रखी है इसमें? यस बोलिए बेटा। मैम हाइट कहाँ दी है? हाइट कहाँ दी है, हाइट आपको हैंगिंग पार्ट की दे रखी है ना, कितना नीचे हैंग कर रहा है वो 60 सेंटीमीटर। फिर वो जो जितना पार्ट हैंग कर रहा है उसका मास आप उसके सेंटर ऑफ मास पे मान सकते हो। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जो आपके पास हैंगिंग पार्ट है उसके हाफ पे, 60 सेंटीमीटर के हाफ पे यानी 30 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये एक पेन है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, इसका मिड पॉइंट हो गया ना, तो वैसे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास यानी 1.2 kg जो हैंगिंग पार्ट का वेट है, आप मान सकते हो कि उसके सेंटर ऑफ मास पे लाई कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास देख लो कि टेबल से कितना नीचे है,
30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर पे है। ओके मैम। यही किसके बराबर होगा आपके पास, वर्क एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो 3.6 जूल आ जाएगा। यस ठीक है, आगे चलें। यस मैम। चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Potential energy of particle in a force field is U is equal to A by R square minus B by R, where A and B are positive constant and R is the distance of particle from center of the field. For stable equilibrium, क्या करना होता है? du by dr को 0 करना होता है। हाँ मैम, डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर आपके पास स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है, डी स्क्वायर यू बाय डी आर स्क्वायर शुड बी लेस देन 0, और जिस पॉइंट के ऊपर लेस देन 0 होता है उस पॉइंट के ऊपर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो पहला पार्ट आप करेंगे डी बाई डी आर, सॉल्व कीजिए, इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, एक आर की वैल्यू आएगी, उस आर की वैल्यू को आप डबल डिफरेंशिएशन करके पुट करेंगे। अगर वो आपके पास लेस देन 0 बन रहा है तो आपके पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। आर की तो a/2 आ गई वैल्यू। आर की वैल्यू क्या आ रही है, 2a/2 आएगा। यस मैम, 2a/b आ रहा है। 2a/b, तो बी ऑप्शन हो गया। तो हाँ, तो इसमें अभी देखो आगे वैसे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट होते तो हम बोलते कि किस पे स्टेबल है और किस पे अनस्टेबल है। तो जो पॉइंट आया उसके ऊपर स्टेबल ही आएगा, टाइम अगर बचाना हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन हम इतने ही रखेंगे। हम आज तो पता ही नहीं चला, क्वेश्चन खत्म भी हो गए। नहीं में मैम, आज कम लाए थे आपने, लग रहा है। वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है ना, वो थोड़ा सा फन टाइप होता है, जल्दी जल्दी भी निकलते हैं क्वेश्चंस, मजा भी आता है करने में। फ्रिक्शन वगैरह के करने में बहुत बैन बजती है, वो बोरिंग भी लगते हैं, वो निकलते नहीं, समझ में नहीं आता कैसे करना है। कोई नहीं, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम वर्क एनर्जी पावर के ही कल करेंगे, प्लस कुछ लॉज ऑफ मोशन के कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐड करूंगी उसके अंदर।